परछाई एपिसोड 316। अब आगे। रेयांश का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और वो अपनी आंखें छोटी करके श्रेया को देख रहा था। श्रेया अपना सर झुकाए अपनी हंसी को छुपाने की कोशिश कर रही थी। तभी यश की नज़र रेयांश पर जाती है। रेयांश का लाल चेहरा और हाथ में कटी हुई मिर्ची को देखकर यश रेयांश से कहता है, सर, क्या आपने गलती से मिर्ची खा लिया? यश की आवाज़ सुनकर रेयांश होश में आता है और वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहता है, नहीं, मैंने ये जानबूझकर खाया है। मुझे तीखा खाना पसंद है। ये कहते हुए रेयांश गुस्से से श्रेया की तरफ देखता है। यश को रेयांश काफी अजीब लग रहा था। रेयांश का चेहरा देखकर साफ समझ आ रहा था कि मिर्ची खाकर उसकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी रेयांश कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। रेयांश का जवाब सुनकर श्रेया कहती है, अच्छा, फिर तो आपको इसे और ट्राई करनी चाहिए। ये कहते हुए श्रेया रेयांश की तरफ एक और मिर्ची बढ़ा देती है। रेयांश बिना कुछ कहे श्रेया से उस मिर्ची को लेकर उसे भी खाने लगता है। ऐसा करते हुए रेयांश एकटक श्रेया को ही देख रहा था। रेयांश की इस हरकत से यश और श्रेया चौंक जाते हैं, लेकिन सृष्टि इन बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। इस वक्त वो किसी और ही ख्यालों में खोई हुई थी। दूसरी तरफ मनाली में जंगल के बीच विराज और अंतरा थे। अंतरा ने विराज को कसकर गले से लगाया था। विराज इस वक्त थोड़ा हैरान लग रहा था। उसके हाथ हवा में थे। वो अंतरा को हक तो करना चाहता था, लेकिन ऐसा कर नहीं रहा था। विराज इस वक्त सिर्फ ये जानना चाहता था कि अंतरा कौन है और वो उसका उस औरत से क्या कनेक्शन है। उसे अब तक ये तो अंदाज हो गया था कि अंतरा भी रेयांश की तरह काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है। इसलिए विराज अब अंतरा की तरफ बढ़ने वाले अपने हर कदम को रोक रहा था। उसे डर था कि कहीं अंतरा भी उन्हें और खासकर श्रेया को तो नुकसान नहीं पहुंचना चाहती है। कुछ देर तक अंतरा विराज को इसी तरह से गले से लगाकर रखती है। फिर उसे एहसास होता है कि विराज के हाथ अब तक उससे दूर हैं। अंतरा होश में आती है और धीरे से विराज से अलग होती है। विराज से अलग होने के बाद अंतरा हिम्मत करके अपनी नज़रें उठाती है और फिर विराज की आंखों में देखती है। विराज अब भी अंतरा को सवालिया नज़रों से देख रहा था। अंतरा जैसे ही अपने कदम पीछे लेने वाली होती है, विराज उसकी कमर को पकड़कर उसे खुद के करीब ले आता है। विराज के इस सडन मूव से अंतरा हैरान रह जाती है। विराज अंतरा की आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे वो सब कुछ जानना है जो तुम जानती हो। अंतरा जानती थी कि वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन विराज की पकड़ से छूट नहीं सकती। वो हार मानते हुए कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगी जो मैं जानती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, हमें यहाँ से जाना होगा, वरना फिर से हम पर हमला हो सकता है। अंतरा की बात सुनकर विराज अपने आसपास देखता है और फिर हाँ में अपना सर हिला देता है। इसके बाद अंतरा और विराज वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद अंतरा और विराज एक होटल रूम में थे। अंतरा बालकनी में खड़ी जंगल को देख रही थी। विराज चलकर अंतरा के पास आता है और वो भी जंगल की तरफ देखते हुए कहता है, तो शुरू करो। अंतरा कहती है, क्या जानना चाहते हो? विराज जवाब देता है, सबसे पहले ये कि तुम कौन हो? क्या तुम भी औरत की तरह एक मॉन्स्टर हो जो अपने फायदे के लिए लोगों को इतनी बदतर मौत देती है? विराज का ये सवाल अंतरा के दिल पर जाकर लगता है। उसे विराज के ऐसे बर्ताव की आदत नहीं थी। अंतरा विराज की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है? ये सुनकर विराज का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो अंतरा के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस वक्त मेरे लिए सिर्फ एक ही इंसान इम्पोर्टेंट है, जिसे सेफ रखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम उसके लिए खतरा हो। ये सुनकर अंतरा के चेहरे पर भी गुस्से के भाव आने लगते हैं। वो विराज का हाथ झटकते हुए कहती है, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ कि किसी के भी खतरा रहूं। तो तुम्हारे उस स्पेशल पसंद को मुझसे कोई खतरा नहीं है। विराज आगे कहता है, तुम कौन हो और तुम मेरे पीछे क्यों थी और उस औरत से तुम्हारा क्या कनेक्शन है? अंतरा एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती है और अपनी बात शुरू करती है, मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, लेकिन जब से मैंने अपना होश संभाला है, खुद को उस औरत, मेरा मतलब कार्तिक के साथ पाया है, जैसे अभी अभी तुमने देखा। पता नहीं क्यों लेकिन बचपन से ही मुझमें कुछ अलग तरह के हुनर थे। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि उस हुनर का इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन वक्त से साथ कार्ति ने मुझे बताया कि ये कोई हुनर नहीं बल्कि मेरी शक्तियाँ हैं। उसी ने मुझे मेरी शक्तियों को काबू करना और उन्हें इस्तेमाल करना सिखाया। विराज बड़े गौर से अंतरा की बातें सुन रहा था। वो आगे कहता है, तो फिर रेयांश ने उसे क्यों पकड़ा था और तुम उसे बचाने के लिए रेयांश के कहने पर मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रही थी? अंतरा कहती है,
कार्ति कुछ महीने पहले देहरादून गई थी। कार्ति के वहां जाने के बाद से देहरादून की सड़कों में इंसान की लाशें मिलनी शुरू हो गई थी। उन लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी आदमखोर जानवर ने मारा है। पुलिस को भी लगता था कि ये काम किसी जंगली जानवर का होगा, लेकिन रेयांश ने कुछ ही टाइम में पता कर लिया कि ये काम कोई जानवर नहीं बल्कि कार्ति कर रही है। एक रात रेयांश ने कार्ति को ट्रैप करके उसे कैद कर लिया। जब कार्ति को कैद किया तब मैं उसे बचाने के लिए गई थी, लेकिन उस वक्त मैं रेयांश के सामने टिक नहीं पाई। रेयांश कार्ति को वहां से लेकर चला गया। भले ही मैं कार्ति को रेयांश से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मन ही मन मुझे पता था कि रेयांश ने उसे कैद करके सही किया है। इसके बाद से शहर में मौतें बंद हो गई, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए। मैं नहीं जानती कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ये कहते हुए अंतरा खामोश हो जाती है। विराज क्यूरियस होकर कहता है, इसके बाद क्या हुआ? अंतरा जवाब देती है, इसके बाद किसी ने उस साए को आज़ाद कर दिया। एपिसोड 317। अब आगे। अंतरा का जवाब सुनकर विराज उसे सवालिया नजरों से देखने लगता है। अंतरा समझ रही थी कि विराज और क्या जानना चाहता है। अंतरा आगे कहती है, मैं नहीं जानती कि वो क्या चीज़ है जिसने अभी अभी तुम पर हमला किया था, लेकिन ये बहुत ताकतवर है और इसी ने उस रात उन अघोरियों को मारकर उस साए को आज़ाद किया था। विराज फौरन कहता है, और वो चाहता क्या है? अंतरा जवाब देती है, मैं ये भी नहीं जानती। मैंने बस कार्ति से उसके बारे में सुना है, लेकिन ये जो भी है इसका तुम्हारी फैमिली से कोई स्ट्रांग कनेक्शन है। विराज क्यूरियस होकर कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अंतरा कहती है, कार्ति ने उस साए के आज़ाद होते ही मुझसे कहा था कि अब युवराज दीवान को यहाँ वापस आना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे डैड वापस नहीं आए, उन्होंने तुम्हें भेजा। शायद उन्हें भी पता चल गया था कि वो साया आज़ाद हो चुका है, तभी उन्होंने उसे रोकने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा होगा। विराज अपना अगला सवाल करता है, क्या तुम बता सकती हो कि 22 साल पहले यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि डैड ने अपनी पूरी फैमिली के साथ रातों रात ये देश छोड़ दिया? अंतरा जवाब देती है, नहीं, शायद पूरी फैमिली नहीं, यहाँ उन्होंने ज़रूर ऐसा कुछ छोड़ा है जो तुम सबसे करीब से जुड़ा हुआ है। अंतरा का जवाब सुनकर विराज के दिमाग में श्रेया का ख्याल आता है। एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है जैसे अंतरा श्रेया के बारे में जानती है। वो फौरन कहता है, हमसे जुड़ा हुआ मतलब? अंतरा आगे कहती है, जितना मुझे पता है तुम सभी देवी पद्मिनी के वंश से हो। ये वंश सबसे शक्तिशाली वंश में से एक है। यहाँ बहुत से साधक आज भी उनकी साधना करते हैं, और तुम्हारी माँ मारीच के वंश की थी जो एक राक्षस बन गया था। दोनों वंशों में एक बात समान थी, और वो ये कि दोनों के वंशजों की शक्तियाँ हिमालय के करीब होने से बढ़ती जाती है। तुम बचपन से यहाँ से दूर रहे हो, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब साफ है, तुमसे जुड़ी कोई चीज़ है जो तब भी हिमालय के करीब थी जब तुम यहाँ से दूर थे। अंतरा की बात सुनकर विराज के मन में बस एक ही बात आती है कि क्या डैड ने इसी वजह से अपने होने वाले बच्चे को ढूंढने की कोशिश नहीं की ताकि हमारी शक्ति बढ़ती रहे? ये सोचने के अगले ही पल विराज अपना सर झटकते हुए खुद से कहता है, नो, डैड ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन फिर वो क्या वजह थी कि उन्होंने श्रेया को यहाँ अकेले छोड़ दिया? अंतरा खामोशी से वहाँ खड़े कुछ सोच रही थी, तभी विराज के दिमाग में एक और सवाल आता है। विराज अपना सवाल करता है, तुमने एक बार कहा था कि रेयांश की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, क्यों? विराज का ये सवाल सुनकर अंतरा की आंखें और गहरी हो जाती है। विराज अब अंतरा की आंखों में डर और घबराहट देख पा रहा था, जिसे वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो खुद को संभालते हुए कहती है, जिसने अभी अभी तुम पर अटैक किया था उसे तुम चाहिए थे। जैसा कि तुम जान गए होंगे कि तुम्हारे डैड पद्मिनी के वंश से हैं और तुम्हारी मॉम मारीच के। तुम उन दो सबसे शक्तिशाली वंश की पहली पीढ़ी हो। पता नहीं कैसे, लेकिन इस खतरे को तुमने ही पैदा किया है और उसे तुम चाहिए थे। लेकिन ये कहते हैं अंतरा खामोश हो जाती है। विराज क्यूरियस होकर कहता है, लेकिन क्या? अंतरा कुछ सोचते हुए कहती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अगर उसे तुम चाहिए थे तो आज उसने तुम्हें मारने की कोशिश क्यों की? क्या उसे अब तुम्हारी जरूरी नहीं है? अंतरा के ऐसा कहते ही विराज के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। विराज अपने मन में कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो श्रेया के बारे में जान गया है और उसे अब मैं नहीं बल्कि श्रेया चाहिए। विराज की आंखों में डर देखकर अंतरा कहती है, क्या हुआ? विराज कहता है, तुमने बताया नहीं, तुम रेयांश से इतनी नफरत क्यों करती हो? अंतरा अपनी बात आगे कहती है, उस रात जब समायरा रेयांश को लेकर उस गुफा में गई थी, तब मैं भी उस गुफा में थी। उस वक्त मैं सिर्फ 3 साल की थी।
पता नहीं कार्तिक को मैं कहाँ मिली, लेकिन वही मुझे अपने साथ यहाँ लेकर आई थी। जिस रात उस चीज ने रेयांश पर वो क्रिया की थी, मैं भी वहीं थी। उसने वो क्रिया तुम्हारे लिए बनाई थी और रेयांश उसे सह नहीं पा रहा था। वो क्रिया पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन तभी तुम्हारे डैड युवराज दीवान वहां पहुंच गए। वो सामायरा और रेयांश को उससे बचाकर ले गए, लेकिन उनकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। उन सब के जाने के बाद उस चीज ने बाकी की विधि मुझ पर कर दी। रेयांश और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं, श्रापित। अंतरा का जवाब सुनकर विराज दंग रह जाता है। अंतरा आगे कहती है, लेकिन मेरी रेयांश से नफरत की यही वजह नहीं है। रेयांश अब लोगों के लिए एक बड़ा खतरा है। जब वो श्राप उस पर हावी होता है, तब उसे रोक पाना किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाता है, शायद तुम्हारे लिए भी। रेयांश ने एक बार किसी की जान भी ली है, अब उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। विराज कहता है, क्रिया तो तुम पर भी की गई थी ना, तो क्या वो शक्तियां तुम पर हावी नहीं होती? अंतरा कहती है, मैंने इतने सालों में उन्हें संभालना सीख लिया है, लेकिन पता नहीं कैसे रेयांश के अंदर पहले से कुछ काली शक्तियां थी, जिससे उस श्राप का असर उस पर मुझसे ज्यादा हुआ है। ये बात मुझे भी आज तक समझ नहीं आई कि रेयांश में पहले से काली शक्तियां कैसे थी। उसकी माँ समायरा तो काली शक्तियों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती थी। रेयांश का कुछ तो ऐसा सच है जो अब भी मुझसे छुपा हुआ है। विराज को अब काफी कुछ समझ आ रहा था, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें थी जो उसे पता करनी थी। कुछ देर शांत रहने के बाद विराज आगे कहता है, ठीक है, तुमने उस औरत के कहने पर मुझ पर नजर रखा था। रेयांश ने उस औरत को किडनैप करके रखा था और उसके कहने पर तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तुम आजाद हो, तुम जहां जाना चाहो अपनी मर्जी से जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। विराज समझ नहीं पा रहा था कि इतनी सिंपल सी बात कहने में उसे इतनी ज्यादा मुश्किल क्यों ही रही थी। यही हाल अंतरा का भी था। विराज के मुंह से तुम जा सकती हो, ये सुनकर ही अंतरा का दिल बैठा जा रहा था। कुछ देर तक उस कमरे में बिल्कुल खामोशी रहती है। विराज और अंतरा बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन दोनों के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ देर तक अंतरा को इसी तरह देखने के बाद विराज बिना कुछ कहे पीछे मुड़ता है और वहां से जाने लगता है। विराज कुछ ही कदम आगे बढ़ पाया था, तभी उसे पीछे से अंतरा की आवाज सुनाई देती है, कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं भी जानना चाहती हूँ, और जब तक मैं उन्हें जान नहीं लेती यहाँ से नहीं जाऊंगी। अंतरा के ऐसा कहते ही विराज के चेहरे पर अपने आप हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इस वक्त विराज का पीठ अंतरा की तरफ थी, इसलिए अंतरा विराज की वो स्माइल देख नहीं पाती। विराज अंतरा की तरफ बिना मुड़े वहां से चला जाता है और अंतरा वहां खड़े बस विराज को देखती रह जाती है। विराज के जाने के बाद भी अंतरा उस कमरे में खड़े दरवाजे को ही देख रही थी, तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। अंतरा खुद से कहती है, क्या वो मुझसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये कहकर अंतरा अपनी आंखें बंद कर लेती है और धीमी आवाज में कोई मंत्र पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद अंतरा को एक भारी सी आवाज सुनाई देती है, क्या विराज आगे बढ़ पाया? उस आवाज को सुनने के बाद अंतरा अपनी आंखें बंद किए हुए अपने मन में कहती है, मैंने उसे उतना बता दिया जितना आपने कहा था। अंतरा को फिर से वही आवाज सुनाई देती है, वो युवराज का बेटा है, बाकी का सच वो खुद जान लेगा। अंतरा कहती है, लेकिन मेरे भी कुछ सवाल है। विराज से जुड़ी हुई वो कौन सी चीज है जो अब तक यहाँ है, और वो रोशनी कैसी थी जिसने विराज को उससे बचा लिया? अंतरा को फिर वही आवाज सुनाई देती है, कुछ सवालों के जवाब तुम सबको खुद ही ढूंढने होंगे। ये सुनते ही अंतरा अपनी आंखें खोल लेती है। इस वक्त अंतरा की आंखें एक अलग तरह से चमक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। अंतरा खुद से कहती है, मुझे कुछ और वक्त विराज के साथ रहना होगा। अपने सवालों के जवाब लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ श्रेया अपने रूम में सो रही थी। रेयांश को अब यकीन हो गया था कि सृष्टि के साथ बहुत कुछ गलत है। वो नहीं जानता था कि सृष्टि श्रेया के लिए सेफ है भी या नहीं, इसलिए रेयांश ने काम के बहाने से श्रेया और सृष्टि को अलग अलग रूम में रहने के लिए मजबूर कर दिया था। रेयांश अपने रूम में बैठा था, उसके सामने एक लैपटॉप था। रेयांश बड़े गौर से घर के लाइव फुटेज देख रहा था। उस फुटेज को देखते हुए रेयांश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। रेयांश लैपटॉप पर अपनी नजरें बनाए है कहता है, बस इसी का तो इंतजार था। रेयांश देखता है कि सृष्टि धीरे से दरवाजा खोलकर अपने कमरे से बाहर निकल रही थी। इसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो सबसे छुपकर कहीं जाने की कोशिश कर रही है। सृष्टि बहुत ही स्मार्टली सारे कैमरे से बचकर वहां से निकल रही थी, लेकिन विराज के घर में बहुत से हिडन कैमरे थे जिसके बारे में सृष्टि को कोई आइडिया नहीं था।
इसी तरह छुपते हुए सृष्टि बंगले की छत पर पहुंच जाए है और छत के एक किनारे पर जाकर एक बॉल कुछ दूर फेंक देती है। इसके बाद सृष्टि बिल्कुल उसी तरह वापस अपने रूम में आकर सो जाती है। रेयांश बिल्कुल आराम से अपने रूम में बैठे ये सब देख रहा था। कुछ देर बाद रेयांश का मोबाइल बजता है और फोन से आवाज आती है, सर, जो लड़का उस बॉल को लेने आया था, हमने उसे पकड़ लिया है। ये वही है जो श्रेया का पीछा करते हुए मनाली से देहरादून गया था। सारी बात सुनकर रेयांश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो एक गहरी सांस लेकर कहता है, उसे संभाल कर रखो, मैं कल उससे मिलूंगा। ये कहकर रेयांश कॉल कट कर देता है और खुद से कहता है, आखिर वो कौन है जो श्रेया पर इस हद तक नजर बनाए हुए है, और क्यों? रेयांश खुद से कहता है, आखिर वो कौन है जो श्रेया पर इस हद तक नजर बनाए हुए है, और क्यों? ये कहते हुए रेयांश को आज का इंसिडेंट याद आ जाता है, जब श्रेया ने रेयांश को मिर्ची खिला दिया था। इसके बाद उसे कल रात का इंसिडेंट भी याद आता है, जब श्रेया ने उसके पैर पर पेपरमेट गिरा दिया था। ये सोचते हुए रेयांश कहता है, श्रेया अक्सर हरकतें तब करती है जब या तो उसे मुझे परेशान करना होता है या फिर वो गुस्सा होती है। तो क्या श्रेया मुझसे गुस्सा है, और है तो क्यों? ये कहते हुए रेयांश फिर से सोच में पड़ जाता है। रेयांश अब उस इंसिडेंट को याद करने की कोशिश करता है जब श्रेया उससे नाराज हो सकती है। याद करते हुए रेयांश एक बात नोटिस करता है कि श्रेया के साथ उसका हर बर्ताव श्रेया को नाराज कर सकता है। ये सोचकर रेयांश को खुद पर गुस्सा आने लगता है। कुछ देर बाद रेयांश अपना सर झटकते हुए कहता है, मेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर उसे गुस्सा होना है तो हो जाए, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। ये कहकर रेयांश बेड के पास जाता है और खुद को ब्लैंकेट से कवर करके सो जाता है। रेयांश बेड पर लेट तो गया था, लेकिन काफी देर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बेड पर बस करवट बदल रहा था। काफी देर इसी तरह गुजरने के बाद रेयांश इरिटेट होकर उठकर बैठ जाता है और चिढ़ते हुए कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो गुस्सा है या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर रेयांश कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, फिर ब्लैंकेट को फेंकते हुए बेड से उठ जाता है और अपने रूम से बाहर निकल जाता है। कुछ ही पलों के बाद रेयांश श्रेया के रूम के बाहर खड़ा होता है। वो थोड़ा झिझकते हुए कमरे का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। कमरे में डीम लाइट जल रही थी। अंदर आते ही रेयांश की नज़र बेड पर लेटी श्रेया पर जाती है। श्रेया आराम से बेड पर एक पिलो को हक करके सो रही थी। सोते हुए श्रेया का चेहरा और भी मासूम लग रहा था। उस डीम लाइट में श्रेया बहुत खूबसूरत लग रही थी। श्रेया पर नजर पड़ते ही रेयांश का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और वो अपने आप ही श्रेया की तरफ बढ़ता चला जाता है। रेयांश श्रेया के बेड के पास जाता है और उसके सिरहाने पर बैठकर बस श्रेया को देखने लगता है। सोते हुए श्रेया का चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था, लेकिन तभी रेयांश नोटिस करता है कि श्रेया की बंद आंखों के अंदर से जैसे हल्की लाल रोशनी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया की आंखों से लाल रोशनी आ रही हो, लेकिन उसकी पलकें उस रोशनी को बाहर आने से रोक रही है। रेयांश ने पहले भी श्रेया को इस तरह से देखा था। वो अब तक ये जानता था कि श्रेया के पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, जिनके बारे में न वो ठीक से जानती है और न ही उन्हें संभाल पाती है। उन शक्तियों की वजह से अब श्रेया के चेहरे पर शिकन आ रहे थे और वो नींद में ही हड़बड़ा रही थी। ये देखकर रेयांश श्रेया की तरफ झुकता है और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर धीमी आवाज में कहता है, शश रिलैक्स, सब ठीक है। रेयांश की बात सुनकर श्रेया शांत होने लगती है, लेकिन अगले ही पल श्रेया रेयांश के हाथ को पकड़ लेती है। ये देखकर रेयांश की आंखों में चमक आ जाती है। उसे भी श्रेया के साथ उसके आसपास रहना पसंद था। जो सुकून रेयांश हमेशा से ढूंढता आ रहा था, जो सुकून उसे श्रेया के करीब पर ही मिलता था। कुछ देर तक रेयांश श्रेया के करीब रहकर उसे बस देखता रहता है और फिर जैसे उसे होश आता है। कुछ देर पहले जो आंखें बड़े प्यार से श्रेया को देख रही थी, वो अब कठोर हो चुकी थी। रेयांश बड़ी सख्ती के साथ खुद से कहता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये कभी नहीं हो सकता। ये कहकर रेयांश एक झटके में वहां से उठने लगता है, लेकिन श्रेया ने अब भी उसका हाथ पकड़ रखा था। इस वजह से रेयांश खींचकर बेड पर आकर गिर जाता है। रेयांश को बड़ी हैरानी होती है कि नाजुक सी दिखने वाली श्रेया की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत कैसे हो सकती है कि वो रेयांश को गिरा सके। रेयांश की नज़र फौरन श्रेया के उस हाथ पर जाती है जिससे उसने रेयांश को पकड़ रखा था। रेयांश ये देखकर हैरान रह जाता है कि श्रेया के हाथ के चारों तरफ वही हल्की लाल रोशनी थी। उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि श्रेया ने उसे इतनी आसानी से कैसे रोक लिया। रेयांश अपनी आंखें छोटी करके श्रेया को देखता है और कहता है, दोनों भाई बहन एक जैसे हैं।
अपने पावर्स का इस्तेमाल करके लोगों को कंट्रोल करते रहते हैं। रेयांश इतना ही कह पाया था, तभी श्रेया उसे अपनी तरफ और खींच लेती है। इससे रेयांश श्रेया के पास जाकर गिर जाता है। ऐसा होते ही श्रेया अपना एक हाथ और एक पैर रेयांश के ऊपर रख देती है। अब रेयांश का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है और वो गुस्से में श्रेया की तरफ देखते हुए कहता है, इनफ। इससे पहले कि रेयांश और कुछ कह पाता उसकी नज़र श्रेया के चेहरे पर जाती है और फिर वो खामोश रह जाता है। इसी तरह श्रेया के चेहरे को देखते हुए कुछ ही देर में रेयांश की भी आंख लग जाती है। आधी रात को रेयांश की नींद उसके मोबाइल के रिंगटोन से खुलती है। श्रेया के जागने से पहले रेयांश कॉल देखकर उसे रिसीव कर लेता है। ये विराज का कॉल था। इतनी रात को विराज का कॉल देखकर रेयांश को कुछ समझ नहीं आता। वो फौरन कॉल आंसर करते हुए कहता है, हेलो। मोबाइल से विराज की आवाज़ आती है, क्या श्रेया ठीक है? विराज का ये सवाल सुनकर रेयांश चौंक जाता है। फिर वो अपनी बाहों में सोई हुई श्रेया को देखते हुए कहता है, हाँ वो ठीक है। विराज कहता है, क्या तुम मुझ पर एक फेवर करोगे? रेयांश को विराज की बातें कुछ ठीक से समझ नहीं आ रही थी। वो कंफ्यूज होकर कहता है, क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो? विराज कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त मैं किस पर भरोसा करूं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं। मैं सालों बाद अब अपनी बहन से मिला हूं और इस वक्त उससे ज्यादा कीमती मेरे लिए दुनिया में और कोई भी नहीं है। श्रेया की जान अब खतरे में है। मैं चाहता हूं कि हर वक्त उसके साथ रहकर उसे प्रोटेक्ट करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानना चाहता हूं कि 22 साल पहले यहाँ ऐसा क्या हुआ था जिससे हम सब की जिंदगी बदल गई। ये पता करने के लिए मुझे और वक्त की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ श्रेया अकेली है। क्या तुम मेरे यहाँ रहते रख श्रेया को हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करोगे? रेयांश फौरन कहता है, डोंट वरी, वो यहाँ मेरे साथ सेफ है। तुम अपना काम पूरा करो। विराज कहता है, हो सकता है कि उस पर कोई ऐसी चीज़ अटैक करे जिससे तुम्हारा कभी सामना नहीं हुआ है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो। विराज इतना ही कह पाया था, तभी रेयांश उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहता है, तुम उसकी फिक्र मत करो। आई नो, मुझे क्या करना होगा, वो मेरे साथ बिल्कुल सेफ है। विराज बस हम कहकर कॉल कट कर देता है। इसके बाद रेयांश श्रेया की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पता है कि अगर कभी कोई ऐसी कंडीशन आई जब मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा तो मुझे क्या करना है। ये कहकर रेयांश श्रेया के माथे पर एक किस करके फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। रात के 3 बज रहे थे। रेयांश और श्रेया बेड पे सो रहे थे। रूम में डीम लाइट जल रही थी। बालकनी से कुछ रोशनी रूम के अंदर भी आ रही थी। तभी बालकनी से एक बड़ी सी परछाई धीरे धीरे कमरे के अंदर आने लगती है। कुछ ही देर में वो परछाई बेड के पास आकर रुक जाती है। अगले ही पल जमीन पर बनी वो परछाई काले धुएं में बदल जाती है और ऊपर उठते हुए एक भयानक साए में बदल जाती है। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।